पीटीवी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत में अहमद कुरैशी। आज के प्रोग्राम में यूरोप में भारतीय पंजाब पर रेफरेंडम के 8वें मरहले का आगाज़। लेकिन ये जो आठवां मरहला है जो अब शुरू हो गया है 9 तारीख से 9 जनवरी से, ये आगाज़ हुआ था वोटिंग का 31 अक्टूबर पिछले साल। ये देखें। और ये 1 नवंबर था, ये 1 नवंबर से आगाज़ हुआ इसका, और 2021 में, और इसके बाद जो है 31 दिसंबर को एक और मरहला था, उसके मनाज़िर देखें। और ये मनाज़िर देख रहे हैं, ये तो एक मैं आपको सैम्पल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये पूरी लाइन लगी हुई है, प्रॉपर बैलेटिंग है, और ये विद परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट है। और इसके बाद एक आखिरी जो लेटेस्ट मरहला हुआ है वो अभी 2 दिन पहले की बात है, और संडे का दिन था, 9 जनवरी। यूके के मखसूस इलाकों के अंदर जो है बैलेटिंग हुई है, उसके जो लेटेस्ट मनाज़िर हैं वो ये हैं। और ये मेजर डेवलपमेंट है बरतानिया के अंदर। मेरे ख्याल में किसी भी माइनॉरिटी के लिए यूरोप के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर इवेंट होना, ये मेरे ख्याल में खराज तहसीन मतलब के लायक हैं। जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूरोप के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और जिस तरीके से उन्होंने, और ये कुछ पोस्टर्स भी हैं प्रोड्यूसर साहब, अगर वो दिखा दें आप, ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्शन, यानी कि जो किसी भी कोई लॉबिंग ग्रुप्स ने लिया हो अपने कॉज के लिए, ये सिखों को ये इसका वो जाता है क्रेडिट, जिस तरीके से उन्होंने इस रेफरेंडम को एग्जीक्यूट किया है। और ये कई सालों से इसकी तैयारी हो रही थी। इसमें जो तारीख़ी बात है वो ये है कि यूरोप की 2 हुकूमतों ने कम अज़ कम जो है वो उस बाकायदा इसे परमिशन दी ऑफिशियली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, फिर स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट ने बाकायदा परमिशन दी इसकी। और ये परमिशन जो है सिग्निफिकेंट इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की थी कि ये इसको रोका जाए, ये जो रेफरेंडम हुआ है। सो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है। इस पर ज़रा आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं, और स्पेशली जो ये 8वां फेज़ था, 8th फेज़, जिसके मनाज़र मैंने आपको दिखाए हैं 9 जनवरी के, आज से 2 दिन पहले के जो हैं। मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं अब्दुल्ला शाद साहब, जो कि माहिर उमूर भारतीय अक़लियात और पंजाब पे इनकी बहुत नज़र है, और उर्दू से ज़्यादा बेहतर जो है ये गुरमुखी बोलते हैं। और हमारे सिख भाइयों की जो मजहबी किताबें हैं उनको पढ़ी हुई हैं, उस पर इनकी महारत है। तो अब्दुल्ला, आपसे बात करते हैं। अभी आपकी बड़ी नज़र, आप भी फॉलो कर रहे हैं इस रेफरेंडम को, और ये बड़ा तारीख़ी है। लेकिन मैं इस वक्त लंदन जाना चाहूँगा, और मैं बात करूँगा परमजीत सिंह पम्मा साहब से, जो कि जिनकी ऑर्गेनाइजेशन को ये क्रेडिट जाता है इस रेफरेंडम को एग्जीक्यूट करने का। सिख फॉर जस्टिस के ये कोऑर्डिनेटर हैं। पम्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये 8वां जो ये 8th फेज़ है, जिसकी वोटिंग लूटन और दूसरे एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूके के, वहाँ पे हुई हैं, ये 8th फेज़ जो है 1 से लेके 8, ये कितना टाइम लगा है, और ये जो लेटेस्ट फेज़ है कैसा रहा, कितना टर्न आउट था वोट का? कुरैशी साहब, पहला तो सारे पीटीवी देख रहे पाकिस्तानी मेरे वीर भरा, मेरिया भैणां, मेरिया मावां, सबनों सत श्री अकाल, सबनों सलाम। ते दूजी गल है, तुसी जिहड़ा क्वेश्चन पूछा कि 8वें मरले दा जो रेफरेंडम होया है वो किस तरह होया। ते स्टार्टिंग जिस तरह तुसी पहला दस चुके हो कि 31 अक्तूबर नूं स्टार्ट होया सी, ते 8 मरले यूके कंप्लीट करने वास्ते सानू 10 वीक 10 हफ्तियां दा समा लगा।
ਸੋ 10 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਆ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਜਨੇਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾਓ ਵਿਦਿਨ 10 ਵੀਕਸ ਵਿਦ 18 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਯੂਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਰ ਦੈਨ 200,000 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੋਰ ਦੈਨ 200 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 200,000 ਸੌਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 18 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ। जी कृष्ण साहब। और ये कितने और फेजेस इसके बाकी हैं अभी पमा साहब? कृष्ण साहब ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਸਟ ਜਨੇਵਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਇਸ ਸਮ ਅਪ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਫਸਟ ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। सो ਅਸੀਂ इस वक्त कोविड करके थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी कृष्ण साहब। अच्छा, इसकी ये इसमें कितनी दिलचस्पी ब्रिटिश मीडिया ने, लोकल मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, यूरोपियन मीडिया, क्योंकि ये यानी मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस लेवल का रेफरेंडम जो है यूरोप में किसी भी माइनॉरिटी ने, और सिख जो है इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड यूरोपियन माइनॉरिटी, ब्रिटिश माइनॉरिटी इन अदर कंट्रीज़ यूरोप के अंदर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो एंड वेरी इम्प्रेसिव पीसफुल बैलेटिंग, पीसफुल वोटिंग और इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करते हुए बहुत इम्प्रेसिव काम हुआ है। ये जो हमने वीडियोस देखी हैं आपके पोस्टर्स, सच अ वंडरफुली एग्जीक्यूटेड रेफरेंडम है ये। तो इसकी फीडबैक इसका क्या है? ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ऐलानिया गया। कोई वाकया इसमें पमा साहब, कोई वाकया कहीं हुआ, कोई बदमज़गी हुई कहीं पे, कोई प्रोटेस्ट, कोई काउंटर प्रोटेस्ट मुखालफीन का, कुछ ऐसा कुछ हुआ? देखो कृषि साहब, सिखां दे अगे हिंदुस्तान प्रोटेस्ट नहीं कर सकिया। सो प्रोटेस्ट जिहड़ा आ वो हुंदा आ कोई तुहाडे कोल कोई किसी चीज़ दा राइट होवे, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਥ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। और एक सवाल और बहुत अहम है पमा साहब, वो ये है कि ये 8th फेज़ है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो जब ये शुरू हुआ तो ये जो अगले फेजेस थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी डिप्लोमेसी इंटेंसिफाई करेंगे, उसमें इजाफा करेंगे अपनी डिप्लोमेसी में और कोशिश करेंगे कि चलो अगर शुरू में नहीं तो थोड़ा सा आगे जाके कहीं ये मामला रुक जाए। क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि बहुत कम्युनिकेशन हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान
और बड़ी बातें हुई हैं और लॉबिंग जिस तरह होती है डिप्लोमेटिकली कोशिश की गई है कि इस वोटिंग को और बैलेटिंग को जो है वो कहीं ना कहीं आके रोक दिया जाए शुरू में ही, एक दो फेजेस, तीसरे फेजेस के बाद जो है। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू यू, आपको पम्मा साहब और सिक्स फॉर जस्टिस और आपके तमाम जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस रेफरेंडम को, कि आप लोगों ने आपकी लॉबिंग पॉलिटिकल इतनी मजबूत है कि आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कन्विंस किया कि नहीं ये कंटिन्यू रहे और आगे चलता रहे ये। तो थोड़ा सा बताएंगे कि ये कोशिश कैसे आपने जारी रखी और कैसे आपने काउंटर किया? जी बिल्कुल कृषि साहब, हिंदुस्तान ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੌਬਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੌਬਿੰਗ ਫਰਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। जी कृषि। परमजीत सिंह पम्मा साहब, कोऑर्डिनेटर सिक्स फॉर जस्टिस लंदन से हमारे साथ थे। 8th फेज़ जो है वोटिंग का इस रेफरेंडम है खालिस्तान के लिए, इस रेफरेंडम का 8वां मरहला जो है वो आगाज़ इसका 2 दिन पहले हुआ है 9 जनवरी को, और पम्मा साहब जो है हमें इसकी ब्रीफिंग दे रहे थे। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फिर से परमजीत सिंह साहब का, क्योंकि वो हमें ये अपडेट जो है रेगुलरली हमें प्रोग्राम में वो देते रहे हैं, और आगे भी हम पम्मा साहब आपसे राब्ता जो है रहेगा, इस पे बात भी होगी। और प्रोड्यूसर साहब ज़रा थोड़े से वो विजुअल्स दिखाएं जो वोटिंग के जो है ना साथ साथ हम बात कर रहे हैं वो दिखाते रहें, ताकि हमारे नाज़रीन को भी आइडिया हो, जो जिन्होंने शुरू से फॉलो नहीं किया वो अब जो है वो देख सके कि कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। तो ज़रा तफसील से थोड़ा सा दिखाएं जो है नाज़रीन को। साथ अब्दुल्ला शाद, माहिर उमूर भारतीय अक़लियात, और आप नवाया वक्त में लिखते भी रहे हैं बड़े तफसील से इन मामलात के ऊपर। थोड़ा सा आप अपना बताएं कि ये जो आपने 8 फेजेस आपने शुरू से फॉलो किया है और ये जो 8वां अभी पहुंचा है, अब तक आपने इसकी एग्जीक्यूशन इस कैंपेन की, मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि हमने बहुत कम दुनिया की माइनॉरिटीज़ हैं, फ़लस्तीनी हैं, पैलेस्टीनियंस, वो बड़ा अपना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करते हैं दुनिया में। कश्मीरी भी को भी हम देख रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी लॉबिंग को। लेकिन जो हमारे सिख भाई हैं, इनकी जो पॉलिटिकल लॉबिंग है, पॉलिटिकल एक्टिविज़म है, वो इम्प्रेसिव है। आपका क्या टेक है इसमें? असल में तो बात यह है कि जिस तरह पहले भी हम एक शुरू में जब ये सारा मामला शुरू हुआ एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सिख्स हैं, जो सिख लोग हैं, वो एक रियासत की तारीफ पे बिल्कुल पूरा उतरते हैं। उनके पास उनका रिलीजन इंटाई स्ट्रॉन्ग है, दुनिया का 5वां बड़ा रिलीजन है सिखिज़म। अच्छा। दुनिया का 5वां बड़ा, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इसके सब के बाद। अच्छा। और उसके अंदर उनका अपना एक कल्चर है इंतहाई स्ट्रॉन्ग, उनका अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उनका पंजाब का कल्चर है। इस वजह से वो अपने आप को हिंदुओं के साथ कनेक्ट नहीं करते, दूसरे पूरे भारत के साथ कनेक्ट नहीं करते। इसलिए उन्हें जब यह मौका मैसर आया, आपको याद होगा 26 जनवरी को इंडियन रिपब्लिक डे के ऊपर जो खालसा परचम लहराया गया था दिल्ली में लाल किले के ऊपर, शाही किले, उसके ऊपर उसको अब साल होने वाला है और वो सारा सिलसिला अभी तक चल रहा है। उसके साथ जो वाक़यात हुए, अभी जिस तरह बात करें तो फ़िरोज़पुर इंसिडेंट, अगर आप जानते हो, जो मोदी का सिक्योरिटी लैप्स उसे कहा जा रहा है, वो इस वक्त इंडियन पंजाब के अंदर बर्निंग इशू है। इंडियन पंजाब और 5 भारतीय स्टेट्स के अंदर इंतखाबात के ऐलान हो चुके हैं।
जो वो वाक़या था जिसके अंदर बात नहीं कर सके मोदी साहब? असल में बात यह कि इसके दो पहलू हैं। इन्होंने तो ये रंग देने की कोशिश की है कि मोदी आ रहे थे पंजाब और फिरोजपुर में उस पुल के ऊपर वहाँ पे उनके कॉन्वाई को रोक लिया गया क्योंकि आगे से फार्मर्स इकट्ठे हो गए ट्रैक्टर्स लेके और उन्होंने उनके कॉन्वाई को ब्लॉक कर दिया। वो मुड़ के भी नहीं जा सकते थे, पीछे भी नहीं जा सकते थे, वहाँ पे वो ट्रैप हो गए और 20 मिनट उनका कॉन्वाई वहाँ पे रुका रहा। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ और ये भी खतरा था कि हो सकता है वो भीड़ जो थी वो चढ़ाई कर देती उनके ऊपर और कुछ वाकया पेश आ जाते क्योंकि इंडिया में बीजेपी और सब यही कर रहे हैं कि उस दिन मोदी को मारने का प्लान बनाया जा चुका था सिखों ने और ये वो। और इसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मोदी वापस गए जब तो पंजाब में उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे उन्हें कहा कि अपने सीएम को चरणजीत सिंह चन्नी को शुक्रिया बोलना कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा रहा हूँ। ये पीएम इंडियन प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स हैं। अब असल में वाकया ये कि वो जा रहे थे हुसैनी वाला जहाँ के भगत सिंह थे और जहाँ का वहाँ पे उनकी समाधियाँ हैं। वहाँ पे उन्होंने एक रैली से खिताब करना था जिसमें 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी और 700-800 आदमी इकट्ठे हुए थे। तो इंडियन पंजाब और बाकी ये टेक ले रहे हैं कि वो उन्हें बहाना चाहिए था वापस जाने के लिए क्योंकि 700-800 लोगों से इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या खिताब करते, बंदे नहीं इकट्ठे हो सके। एक समुंदर था, 70,000 कुर्सियाँ लगाई गई थी, उसको ये रंग दिया जा रहा है। अब इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस हो रही है, यानी इंडियन मीडिया 1 साल पहले की एनिमेशंस निकाल के ला रहा है जो 6 फॉर जस्टिस और दूसरे तीसरे की तरफ से जारी की गई थी। उनके ऊपर तराने लगाए गए थे जो सिद्धू मूसेवाला और जैजी बी और इस तरह के जो सिंगर्स ने गाए गाने और वो लगाए हुए थे और उनके अंदर दिखाया गया था कि एक पुल के ऊपर मोदी को ट्रैप कर लिया जाता है और फिर वो उन्हें घसीट के उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो इस तरह एक इंतहाई पेचीदा सी सूरत हाल बनी हुई है। उसके साथ साथ ये भी कोशिशें देखने में आ रही हैं कि वो किसी तरह इंडियन पंजाब के अंदर वो सदारती राज लगा दें, यानी उसके सारी चीज़ को सप्रेस करने के लिए। जिस तरह एक प्रोग्राम में बात हुई थी कि बीएसएफ की जो अमेंडमेंट हुई थी कानून के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 15 किलोमीटर तक उसको इख्तियार था कि वो सरहद से अंदर कार्रवाई कर सकती है, उसे बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ अब्दुल्ला कि ये आप जो बात कर रहे थे ये जो 26 तारीख वाली वाक़या जो हुआ है जिसमें वो मोदी साहब स्पीच नहीं कर सके अपनी और वापस जाना पड़ा 5 जनवरी को 5 जनवरी को। तो इसमें जो है मुझे याद आया कि ये तो नॉर्थ इंडिया है पंजाब, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु में आज से आपको याद होगा 5-6 साल पहले यही मोदी साहब वहाँ गए थे तमिलनाडु स्पीच करने और वहाँ पे भी कोई जलसा या कोई इवेंट था और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु की, शी रिफ्यूज टू इनको परमिशन दे क्योंकि ये हिंदी में बोलने जा रहे थे और उन्होंने कहा या तो आप तमिल में बोलेंगे या आप अंग्रेजी में बोलेंगे। अच्छा, इसके साथ ये भी इंतहाई अहमियत की और इन्होंने नहीं बोला, फिर इन्होंने वापस बोल नहीं सकते। मतलब साउथ का जो सारा साउथ इंडिया है ना उसका कल्चर बिल्कुल अलग है, वो रेस अलग है, वो खिता अलग है, वो अंग्रेजी के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं। हर यानी वहाँ पे जो गली में काम करने वाले आदमी है वो भी इंग्लिश में बात करते हैं या फिर अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं और वो हिंदी को या संस्कृत डिस्पाइस करते हैं उसको अपने ऊपर। संस्कृत को तो बिल्कुल ही, क्योंकि वो तो हिंदुओं की जो है कदीम लैंग्वेज है, उनकी मजहबी जुबान है, वो बिल्कुल टोटली हिंदी बोलना भी वहाँ पे मायूब समझे जाता है। इसलिए इसके साथ कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, खुद बीजेपी की सरकार थी, जब मोदी का कानवाई जो था बाय रोड नहीं जा सका था तो उन्हें वापस जाना पड़ा, उसकी तो कोई हाइप नहीं क्रिएट की गई। इसके अंदर ये सारा दिखाया जा रहा है कि जिस तरह ये इंडियन पंजाब पूरा का पूरा एक टेररिस्ट स्टेट है जिसने मोदी को वहाँ पे जाके खिताब नहीं करने दिया। इस वजह से जो एस्केलेशन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। राजकुमार विर्क इंडियन मिनिस्टर हैं एक पंजाब के कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि बीएसएफ इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आपने उनका 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया है और वो सारा सरहद से 10-12 किलोमीटर दूर तक का वाकया था, तो फिर उसके अंदर इंडियन कांग्रेस या पंजाब की गवर्नमेंट किस तरह रिस्पॉन्सिबल है कि आपका कॉन्वॉय फंसा रहा। वो एक बड़ी डिबेट चल रही है। अच्छा, इस पर हम बाद में बात करेंगे, किसी और इसमें हमें बात करनी चाहिए। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट और अच्छा हुआ कि आपने इसका जिक्र किया अब्दुल्ला, क्योंकि ऑनेस्टली पाकिस्तान में हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं, यानी हालांकि पड़ोसी मुल्क है भारत, और जितनी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे, और इस पे सब्सटेंस के साथ तज्जिया करना, मालूमात की बुनियाद पे, जज्बात की बुनियाद पे नहीं, या अपनी ओपिनियन की बुनियाद पे नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े से वीक हैं इस मामले में। इसके साथ एक छोटी सी बात है, जो इसका दायरा कार अभी ये जो कह रहे थे
उनके तर्जमान सिक्स फॉर जस्टिस के, वो कह रहे थे कि इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है बाहर। न्यू जर्सी की, अमेरिकन स्टेट न्यू जर्सी की सेनेट ने 1984 के सिख जेनोसाइड के ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश किया गया। उसके अंदर सेनेटर स्टेफन एम सवीनी उनका नाम है, और उसके ऊपर बहस हो रही है। ये कब हुआ है अब्दुल्ला? ये एक आध दिन पहले की बात है, इन्हीं दिनों अच्छा, की। आज उसकी खबरें जो थी, अच्छा। इंडिया ने तो टोटली ब्लैकआउट किया है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने कहा इन मामलात के ऊपर उस तरह निगाह नहीं रखी जाती। इतनी बड़ी थी न्यू जर्सी की सेनेट ने, और उसने अमेरिकन गवर्नमेंट से, बाकी पूरे यूनाइटेड नेशन से मुतालबा किया है कि वो इसके ऊपर बात की जाए कि 1984 में जो सिख जेनोसाइड हुआ था, इंदिरा गांधी की जो उनको सिक्योरिटी गार्ड्स सतवंत हाँ। सिंह, बेअंत सिंह ने बिल्कुल। मार दिया था, उसके बाद जो 3-4 दिन तक दिल्ली पूरे इलाकों में उसके ऊपर एक लाइक सिखों का कत्लेआम हुआ राह था। चलते इसके ऊपर तस्करा करता, जो कि तब राजीव गांधी जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि सिखों को, औरतों मर्दों को जलाया क्यों जा रहा है सड़कों के ऊपर, उन्होंने कहा था कि ये टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन है, और जब कोई बड़ा दरख्त काट के गिराया जाता है तो उसकी जद में जो घास फूस आती है वो कुचली जाती है। ये वो घास फूस है। यानी इनकी एक हिस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है कि जो अभी इन्होंने वेल ऑर्गेनाइज्ड रेफरेंडम कराया है, ये दहाइयों पीछे चला जाता है। इसके ऊपर अगर हम बात Good. करें, अच्छा, तो ये तो आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दे दिया अभी कि ये इसका कॉन्टेक्स्ट आपने बता Context दिया है। कि ये जो अभी हो रहा है इसका ये सारा कॉन्टेक्स्ट है। अब ज़रा थोड़े से इस पे आएँ, फर्स्ट फेज से 8वें फेज तक अब्दुल्ला आप फॉलो कर रहे हैं, ओवरऑल कैसा एग्जीक्यूट हुआ है? बेहतरीन हुआ है, और इसी वजह से तो भारत के अंदर उनके ऑफिशियल्स के अंदर, सरकार के अंदर अनरेस्ट पाया जा रहा है, और वो पूरे पंजाब के खिलाफ एक उनके जो जज्बात है, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर ये रेफरेंडम हो तो इसका ऐसा आउटकम आएगा कि सोच भी नहीं सकते, पूरी आवाम सड़कों पे निकलेगी। किसान तो आगे, जो सिख हैं वो सड़कों के ऊपर है। इस वजह से यही तो वजह है कि जो एस्केलेशन बढ़ रही है इंडियन पंजाब के अंदर। मैं आपको जिस तरह कह रहा था, वो इस नहज तक जाने पे तैयार थे कि वहाँ पर सदारती राज नाफिज कर दिया जाए, ताकि सारे जो फैसले हैं वो मोदी सरकार ले, दिल्ली सरकार करें, और उसके ऊपर जो चरणजीत सिंह चन्नी, सिद्धू, ये दूसरे जो कांग्रेस सिख हैं उनकी मर्जी ना चले। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह हम पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी कि जैसे इंडिया में पंजाब या किसी भी इलेक्शंस नज़दीक आते हैं तो पाकिस्तान बैशिंग और मुसलमानों के खिलाफ जो उनका एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल बदल जाता है। डाइवर्ट करने के लिए इंतखाबात का ऐलान हो चुका है हो 5 चुका है, भारतीय स्टेट्स ऐसे के ही, अंदर। ऐसे ही। उत्तर प्रदेश में तो 7 शुरू भी हो गया है। 7 फेजेस में एंटी कराए इंडियन जाएंगे। मुस्लिम जो है सेंटिमेंट शुरू हो गए हैं। अब्दुल्ला, मैं एक क्विक ब्रेक लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और वापस आते हैं, और एक दफ़ा प्रोड्यूसर साहब वो क्विक कोई पोस्टर दिखा दें ऐसा कि हम ये आज जो डिस्कस कर रहे हैं, ये 8वां जो फेज़ है खालिस्तान रेफरेंडम का यूरोप के अंदर, मेरे ख्याल में किसी भी माइनॉरिटी का सबसे बड़ा इवेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्रेडिट जाता है ये सिख फॉर जस्टिस और दूसरी जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूरोपियन, जिन्होंने, और अब जो लेटेस्ट खबर अभी अब्दुल्ला शाह साहब ने भी बताई है कि न्यू जर्सी एक अहम शहर है अमेरिका का, वहाँ पे उनकी जो लोकल असेंबली है, वहाँ पे 1984 में जो सिख जेनोसाइड हुआ था इंडिया में, उसके खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई है। अभी वोटिंग उस पर नहीं हुई है। हम ज़रा इस 8वें फेज़ पे बात कर रहे हैं, और मेरे साथ पहले जो हैं परमजीत सिंह पम्मा साहब भी थे लंदन से। एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, और ये डिस्कशन जो है जारी रखें। यूरोप में भारतीय पंजाब पर रेफरेंडम का 8वां फेज़ दाखिल हो चुका है 9 जनवरी को। आज से 2 दिन पहले हस्ब मामूल हम यहाँ पे रियासत प्रोग्राम में खालिस्तान रेफरेंडम तारीख़ी इवेंट है यूरोप की और दुनिया की हिस्ट्री में। किसी भी माइनॉरिटी का इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे यूरोप की 2 अहम हुकूमतें बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने बाकायदा इसे परमिट दिया गया है, इसकी इजाज़त दी गई है, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो मुदाखलत की थी और कोशिश की थी इसको रुकवाने की, जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये मनाज़र अभी के हैं, 2 दिन पहले के हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की ये रुकवाने की। ये वोटिंग आप देख रहे हैं, बड़े बच्चे, ख़वातीन, सब वोटिंग। और अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 18 ये जो आप अभी मनाज़र देख रहे हैं ये 8वें मरहले के हैं, और इसमें 18 जो वोटिंग सेंटर्स हैं उसमें तकरीबन 2 लाख के लगभग वोट डल चुका है। ये लेटेस्ट फिगर है ये। अच्छा अब्दुल्ला शाह, ये मैं बड़ा परेशान हूँ, वैसे हैरान हूँ कि ये जो अभी हम विजुअल्स भी देख रहे थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो पहला फेज़ नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, 5th या 6th में कहीं कोई जो प्रो इंडियन ब्रिटिश ग्रुप्स हैं, बहुत सारे हैं बरतानिया में, आपको पता है, जी, जी, प्रो जी, इंडिया,
तो वो कहीं आके डिस्टर्ब करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट तो कर रही है, अब तक कामयाब नहीं हो रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं ना हुआ, यही तो फेलियर है, यही तो उनके लिए बाइस फिक्र बात है कि वो इसके ऊपर काबू पाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि उनका इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और वैसे भी जिस तरह सिख उनके जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जो हिंदू हैं बेसिकली वो उनके साथ एस्केलेशन करते हुए रिलीजियसली डरते भी हैं, क्योंकि उसका जो रिएक्शन होता है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। हर बार जिस तरह आप देखें अमृतसर के अंदर जो बेअदबी के केसेस अभी पीछे निकले थे, उसके अंदर एक जो कोई उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला हिंदू नौजवान था, वो उनकी इबादत के दौरान खड़ा हो गया और उसने उनकी बेहुरमती करने की कोशिश की, तो उसे पीट पीट के कत्ल कर दिया गया। और फिर पूरे पंजाब में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। तो जब वो आगे से उन्हें उसका वायलेंट रद्द अमल सामने आता है, तो इस वजह से वो फिर अपनी जान को जोखों में डाल के इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की कोशिश नहीं भी करते, क्योंकि वो उनसे साइकोलॉजिकली उनको अपने से ऊपर मानते हैं। उनकी जो हिंदू साइकोलॉजी, जिस तरह उनकी एक तारीख रही है, बल्कि आरएसएस और बीजेपी तो उनका बात बात पे तज़किरा भी करती है कि 1000 शेमफुल ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री या हिंदू हिस्ट्री, कि जो भी बाहर से आता था या अंदर से कोई मुसलमान या कोई और उठ के उनके ऊपर कब्जा कर लेता था और वो वहाँ पे देखते रहते थे और ग्रुप्स के अंदर बटे रहते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह ये उनका कास्ट सिस्टम उन्हें इकट्ठे नहीं होने देता। यानी अगर हम उनके जो दलित हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण शूद्र, यानी इसका मैं आपको इस तरह बताऊं कि मनुस्मृति जो उनके रिलीजियस कवानीन का मजमू है, उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे कि अगर कोई दलित किसी ब्राह्मण को हाथ लगाए तो उसके हाथ काट दिए जाएं, और अगर कोई ब्राह्मण किसी दलित को कत्ल भी कर दे तो उसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि उसका सर मूंड के तो उसे मुलक बदर कर दिया जाए। तो जब इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होगी तो फिर वो किस तरह इकट्ठे होकर एक ग्रुप की सूरत में कार्रवाई कर सकते हैं। इसी वजह से जो कास्ट सिस्टम था या दूसरी वजूहात की बिना पर भी वो एस्केलेशन इस तरह की नहीं करते, बेसिकली वो साजिशों से काम लेते। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दी। तो ये वजह है कि बरतानिया में अभी तक कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुई डिस्ट्रप्शन वोटिंग प्रोसेस में, क्योंकि एक तो इसकी ये भी, अगर डिस्ट्रप्शन उनकी काम करनी होती तो वो डिप्लोमेटिकली कर लेती। यानी यूके ने उन्हें इजाज़त दी, फिर वहाँ पे सिख जो थे उन्होंने अपना कंट्रोल संभाला और वो पूरा इस तरह ऑर्गेनाइज्ड करें कि हैरानी होती है। और बाकायदा बरतानी गवर्नमेंट ने जो अपने ये जो विजुअल्स हमारे पास हैं, ये इमारतें जो हैं जहाँ पे बैलेटिंग हो रही है, तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है। और साथ जो अभी ल्यूटन और लीड्स के अंदर हुआ है वो सिख टेंपल जो उनका था चैपल रोड के ऊपर, उसके ऊपर हुआ है लीड्स के अंदर। और जो गुरु नानक गुरुद्वारा है वो ल्यूटन के अंदर, उसके अंदर ये रेफरेंडम हुआ है। तो वो उनका जो भी होता है इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है कि उसको डिस्टर्ब करना। वैसे एक सवाल है यहाँ पे अब्दुल्ला, क्योंकि आप सिख हिस्ट्री और सिख माशरे को बहुत करीब से पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जानते तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो स्टडी कर रहे हैं वो बहुत कम है, आप उनमें से हैं। तो आप ये बताएं कि मतलब सिख तो हमारे ही कल्चर तहजीब मशरिकी तहजीब से हैं और इससे हैं, तो फिर कैसे इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड और कितने यानी बड़े उनकी जो एग्जीक्यूशन है उनकी इस कैंपेन की, वो लगता नहीं है कि ये कोई ईस्टर्न कोई किसी माइनॉरिटी या तहजीब के लोग कर रहे हैं, बल्कि ये तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो वेस्टर्न पॉलिटिकल एक्टिविज्म के हैं उसके मुताबिक है। असल में इसकी एक तो वजूहात ये हैं कि कनाडा, अमेरिका, यूके, इसके अंदर सिख जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अरसे से इस्टेब्लिश्ड हैं, तो इसलिए जो वो सारा काम करते हैं जब उन्हें मौका मैसर आया, हमारा आपने हमें कहा है कि अगर देख के लगता ही नहीं कि ये कोई हमारा हिस्सा है या हमारे पड़ोसी हैं, इसकी वजह ये कि एक तो हमें आज़ादी मैसर है, हमें उसकी कदर नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स से जाके पूछा जाए कि अगर उन्हें इस तरह का कोई मौका मैसर आए तो वो भी इसको ऐसे ही करेंगे, क्योंकि सिख भी महकूम है। वो भी उन्होंने हम देखते हैं जो दरबार साहब अमृतसर पर चढ़ाई हुई 6 जून 1984 को, उनके मुकद्दस तरीन मकाम की ईंट से ईंट बजा दी और हज़ारों सिख मार दिए, जिसके अंदर संत जर्नैल सिंह भंडरावाला और शाह बेग सिंह जो मेजर जनरल थे, वो उनके इंडियन आर्मी के फॉर्मर, वो भी मारे गए थे। उनको जब मौका में असर आया है तो उन्होंने उसको कैश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया, क्योंकि वो भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर वो इसी तरह जिस तरह आप कश्मीर के अंदर देखें, जो इंडिया है वो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू आरएसएस की कॉलोनियाँ बसाई जा रही हैं, तो वो उन्हें पता है कि इंडियन पंजाब का भी यही हाल होना है, क्योंकि वो निशाने के ऊपर है तो है उनके, और उन्हें पता है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है किस कदर स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो इसलिए जब उन्हें मौका मैसर आया तो वो उसको बिल्कुल खाली नहीं जाने देना चाहते। और अब जिस तरह इन्होंने जानकारी दी थी कि 2 लाख से ज़्यादा वोटिंग उसके अंदर हो चुकी है, अब ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का रुख करेंगे, तो ये एक तारीखी सूरत हाल है जो हमें विटनेस करने का मौका मिला। अच्छा, और आपने वो जिक्र किया था वक्फे से पहले
पहले हम बात कर रहे थे कि अमेरिका का शहर न्यू जर्सी जर्सी में की सेनेट वोटिंग हुई है अभी 1-2 दिन पहले। जी। आप ही ने बताया, जी। मैंने फ्रैंकली फॉलो नहीं किया ये। आप बता रहे हैं कि ये वोटिंग हुई है, मुझ- करारदाद हाँ। पेश हुई है कि कंडेम किया गया है, और ये एक्चुअली उस सेशन का एक तस्वीर अभी हमने क्विकली हमारी टीम ने भी निकाली है, और ये एक्चुअली वो वोटिंग हो रही थी जब आपकी वो करारदाद जो जी। आप जिक्र कर रहे हैं उसकी खबर के साथ ये तस्वीर है ये। तो ये वोटिंग हुई है, ये जो आप नाज़रीन को मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि ये न्यू जर्सी अमेरिकन रियासत, बड़ा शहर है न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन दोनों के करीब है, और वहाँ पर करारदाद पेश की गई कि सिख जेनोसाइड 1984 में जो हुआ इंडिया में, उसकी कंडेमनेशन, और ये पास हो गया है। ऐसे ही अब्दुल्ला? जी, उसके मजम्मती करारदाद मंजूर की गई है, और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं किया गया, उन्होंने मुतालबा किया है कि यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स के सो कॉल्ड चैंपियंस हैं वो स्टेप अप करें और इसको टेक अप किया जाए इस इशू को। और 1984 का जो सिख जेनोसाइड था उसे आलमी सतह पर सिखों का जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, ये एक दफ़ा फिर तस्वीर प्रोड्यूसर साहब दिखाएं ज़रा, ये न्यू जर्सी सेनेट की, स्टेट सेनेट की जो है, चेंबर की। तो ये तस्वीर मैं आपको फिर से इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में एक्चुअली एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बड़ी परेशान इस वक्त, वो बड़े परेशान होंगे, कहेंगे तो नहीं वो पब्लिकली, लेकिन डेफिनेटली वो डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो करारदाद, मजम्मती करारदाद सिख जेनोसाइड की 1984 जो इंडिया में हुआ है और पास हो गया है, ये डेवलपमेंट इसलिए परेशान कुन है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए कि ये अमेरिका के अंदर कई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ, इंडिया के लिए परेशान कुन है। उसमें एक इशारा ये आया था 2 साल पहले जब 5 अगस्त 2019 वाला इक़दाम कश्मीर के हवाले से किया था, तो अमरीकी कांग्रेस में 60 सालों में पहली दफ़ा कश्मीर के ऊपर हियरिंग हुई थी, इजलास हुआ था, जिसके अंदर कोई तकरीबन 2 दर्जन अमरीकी अरकान कांग्रेस ने आके तनकीद की थी भारतीय हुकूमत की, और उसके बाद फिर एक और भी इजलास हुआ, हियरिंग हुई, और उसमें कश्मीरी एक्टिविस्ट, जिसमें कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी सिख, उनको इनवाइट किया गया और उनसे सुना गया कि वो इंडिया क्या कर रहा है, पर्सपेक्टिव क्या, और उन सब ने भारत के ऊपर तनकीद की, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, सिख हो या हिंदू हो। तो ये जो अब हो रहा है, ये मजम्मती करारदाद सिख जेनोसाइड के हवाले से, ये एक बहुत बड़ी अब्दुल्ला डेवलपमेंट है, और आपका शुक्रिया, आपने हमें बताया है। हमारे यहाँ तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहे हैं चीज़ों को जो है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो ये एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि ये जो एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है, वो ये है कि हमारे यहाँ तो जो नैरेटिव है पाकिस्तान में, अभी भी आप देखें, अगर अखबारात हमारे उठाएं, तो हमारा नैरेटिव ये होता है हमारे यहाँ कि यूरोप और अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। कुछ चीज़ों में खड़ा हुआ होगा, लेकिन बहुत सी चीज़ों में नहीं खड़ा हुआ, और उसका सबूत जो है वो ये है सिख रेफरेंडम। बिल्कुल, इसके अंदर एक ये भी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे परसेप्शंस ऐसे बने हुए हैं। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जी इंडियंस की इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंग्लिश जो इंडियंस हैं वो हमसे आईटी में बहुत आगे हैं। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, वो सिर्फ जिस तरह आपने कहा है साउथ वालों की है, यानी वहाँ पे जो हर बच्चा भी इंग्लिश में बात करता है, दूसरा भी करता है। लेकिन आप जो काउ बेल्ट की बात करें, नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो जी वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह आईटी सेक्टर्स के भी अंदर, यानी ये तो हमने एक एटीट्यूड अपना लिया है ना, खुद मजम्मती का। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और चीज़ है, खुद मजम्मती और चीज़ है। हम अपनी मजम्मत करते हैं। मैं ऐसे कहूँगा अब्दुल्ला, मैं ऐसे कहूँगा खुद शिकस्त खुर्दा। हाँ जी, खुद जो है शिकस्त खुर्दा एक हमने तसव्वुर किया है, मतलब हम खाम माजरत ख्वाह ना हो रहे होते हैं, यानी ऐसे ही लाइक अपोलोजेटिक अननेसेसरीली। तो इसके अंदर एक बात ये भी है, और दूसरा ये कि इंडियन मीडिया का अगर आप तस्करा करें, इंडियन मीडिया को अगर आप देखें, तो उसके अंदर पाकिस्तान बैशिंग, उनके हर बुलेटिन के अंदर 25 से 30% ये एक रिसर्च है, और उन्होंने अपना हिस्सा पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर लगाया होता है। और अब चूंकि इंतखाबात का ऐलान हो गया है, पिछली बार जब उनके इलेक्शंस आए थे, पुलवामा का वाकया हुआ, उन्होंने इलेक्शंस जीत लिए। तो अब भी इसके साथ मैं कहता चलूँ कि ऐसी किसी भी वाक़े के लिए, किसी इश्तियाल अंगेज़ी के लिए हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आसान ये एक हल है, हेंग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा आता है। तो उन्हें हर बार उसके मनचाहे नताइज मिल जाते हैं, और सारा जो एक इन्वायरमेंट है वो मोदी सरकार की पॉलिसी से हट के, उनके अपनी चीज़ों से हट के पाकिस्तान बैशिंग और मुस्लिम बैशिंग के ऊपर लगा। आखिरी 5 मिनट हैं अब्दुल्ला, वेरी क्विकली, और लास्ट में 1-2 दफ़ा वो पोस्टर्स ज़रूर दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब जो हैं। ये जो सिख रेफरेंडम, खालिस्तान रेफरेंडम जो है, ये जिसकी इतनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन हुई है, थोड़ा सा एक समरी पेश करें अब्दुल्ला कि ये
आपको इसका एंड क्या देख रहे हैं, इस रेफरेंडम का नतीजा क्या आपको नज़र आ रहा है? अगर 6 ऑफ जस्टिस के जो उनके ऐलान के ऊपर बात की जाए तो वो तो दे टेंड टू रैप दिस होल दिस थिंग अप इन 6 मंथ्स। उनका कहना है कि 6 मंथ के अंदर, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और उनकी तरफ से ये भी शुरू में ऐलान किया गया था जब पिछले ये 26 जनवरी वाला इंसिडेंट हुआ था कि 2021 के अंदर खालिस्तान के क़याम की तरफ बहुत नुमायाँ पेशरफ्त होगी। वो हमारे सामने, जिस तरह आपने कहा 31 अक्टूबर को जो सिलसिला शुरू हुआ रेफरेंडम्स का यूके के अंदर, वो अब अपने 8वें फेज़ के साथ इख्तिताम तक भी पहुंच चुका है। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि 2022 के अंदर जिस तरह जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर उनकी भी अपनी एफर्ट्स हैं और ख़ुद मोदी सरकार और बीजेपी इस तरह की हरकतें कर रही हैं कि वो उस चीज़ को बजाय उस पर काबू पाने के उसे और फ्यूल अप कर रही हैं चीज़ों को। जिस तरह पर वो उसके अंदर सदारती राज के नफाज की बात हो, फिरोजपुर इंसिडेंट हो, ये सारा रेफरेंडम हो, राजकुमार विर्क के और उदित राज के जो बयानात हों उनका हम अगर जायज़ा लें, चरणजीत सिंह चन्नी के, इसके साथ जो अब असल चीज़ जब ये इंतखाबात हो जाएंगे और रेफरेंडम का सिलसिला चलता रहेगा, उसके बाद सूरत हाल क्लियर होगी। क्योंकि अभी हर गुजरते लम्हे के साथ कम से कम इंडिया के अंदर एक नया वाक़या सामने मैं आ रहा है। सोच रहा था अब्दुल्ला, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और मैं सोच रहा था कि क्या हम अभी यानी आगे चल के, अभी तो ये फ्रेश है, अभी तो फेजेस चल रहे हैं खालिस्तान रेफरेंडम के, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर क्या हम उस स्टेज में आ गए हैं या अभी आने वाले हैं जहां हम ये कहेंगे, जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक वक्त था भारत के ताल्लुकात सिखों के साथ में, कि एक वक्त था रेफरेंडम से पहले और रेफरेंडम के बाद। ये इतना बड़ा इवेंट है कि जहाँ जी पे बिल्कुल इतना बड़ा इवेंट है, क्योंकि असल में ये उसका ये उस सूरत हाल को जन्म दे रहा है। ये सारा उसी सूरत हाल की तरफ अल्टीमेटली जाने की तरफ, क्योंकि अगर जब इनके रेफरेंडम्स कंप्लीट हो जाएंगे उनके अंदर, तो जाहिर सी बात है सिख हिंदुओं से छुटकारा चाहते हैं, उसके अंदर ये नताइज सामने आएंगे। फिर जब वो उसे इंटरनेशनली पुश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सिख नहीं करवा रहे, वो यूएन को इसकी रेजोल्यूशंस पेश करें, इसकी रिपोर्ट्स पेश करें। जब यूके के अंदर हो रहा है तो यूके गवर्नमेंट भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। अगर अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। और जब उसे पंजाब के अंदर वो कहेंगे कि अब हमें हमारा क्योंकि एक अरसे से हम सुनते आ रहे थे रेफरेंडम 2020, वो 2021 के अंदर स्टार्ट हुआ, कोविड की वजह से डिलेट हो गया। तो फिर एक नई सूरत हाल जन्म लेगी। जिस तरह अभी हमारे यहाँ जो जनरेशन है बुजुर्गों की, जो कहते हैं हमने पाकिस्तान बनते देखा था, तो वो उसकी स्टोरीज बताते हैं और बड़ा एक एनवायरनमेंट, तो हम भी मेरा ख्याल है ये खालिस्तान बनते हुए विटनेस करें, मतलब ये इसकी शुरुआत देख रहे हैं हम, जो एक्चुअल लीगल काम उसका, यानी इंटरनेशनल रिकग्निशन के साथ कि आलमी हुकूमतें उसको परमिट कर रही हैं, इजाज़त दे रही हैं वोटिंग की, बैलेटिंग की। यकीनन जब वो परमिशन भी दे रही हैं तो फिर इसके जो रिजल्ट आएंगे उसको पुश भी करेंगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम बड़ा मुल्क हैं, पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, तो हमारे यहाँ बड़े मसाइल और बड़े इश्यूज़ हैं, चीज़ें होती हैं, तो उसमें हमारे मीडिया का मसरूफ़ होना, अभी सानहा हुआ मरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पॉलिटिक्स से, आज मिनी बजट के ऊपर जो है डिस्कशन हो रही है पार्लियामेंट में, आज और कल भी होनी है। तो ये जायज़ मसाइल हैं और एक बड़े मुल्क में मीडिया का मसरूफ़ होना इसमें नेचुरल सी बात है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन जो गलत है वो ये है कि हम सब एक ही तरफ निकल आते हैं, एक ही तरफ चल पड़ते हैं। कुछ हमारे यहाँ लोग होने चाहिए जो, जैसे अब्दुल्ला शाद हैं, जो इन चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं और प्रोफेशनली, सिर्फ हवा में बातें नहीं करना, बल्कि प्रोफेशनली मालूमात की बुनियाद पे, रिसर्च की बुनियाद पे, तहकीक की बुनियाद पे जो है वो बात होनी चाहिए। और बिल्कुल जाते जाते आखिरी, अभी मेरे पास 1-1.5-2 मिनट रहते हैं अब्दुल्ला, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं अपने मीडिया की और उसकी, कितने हैं वैसे हमारे यहाँ इस वक्त? मुझे याद है कि बड़े नाम थे, मरहूम इस्माइल सागर साहब थे, उनकी बड़ी नज़र थी सिख पॉलिटिक्स पे, इंडियन माइनॉरिटीज़ के ऊपर। आपके वालिद साहब हैं जिनकी बड़ी नज़र है, बल्कि उनकी भी किताब भी अभी आ रही है, जो है, बल्कि क्या नाम है उसका? कैद रिहाई सफ़र जारी है, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। कैद रिहाई सफ़र जारी है। और ये क्या है किताब जो है? ये जो उनका एक पीरियड गुजरा था इंडिया के अंदर, उसके ऊपर है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, पढ़ने से पता चला। अच्छा जी। और ये कब लॉन्च होने जा रही है? लॉन्च हो गई है ये किताब जो है यहाँ पे मौजूद है, मार्केट में मिल जाएगी ये किताब। तो इस किताब में वो वक्त जो आपके वालिद साहब ने भारत में गुजारा है उसका तज़किरा है जी। और वालिद साहब भी आपकी तरह जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, बल्कि वो आपके पहले उस्ताद हैं। मैंने सब कुछ उन्हीं से आपके सीखा, टीचर हैं वो, हिंदी, गुरमुखी, संस्कृत और इंडियन पॉलिटिक्स। बिल्कुल। आज हमने आपका टेस्ट लाइव टीवी स्क्रीन पे तो नहीं किया गुरमुखी ज़ुबान का,
लेकिन लास्ट टाइम आपने परमजीत सिंह पम्मा साहब के साथ किया मैंने था। हकीकत में एक दो लाइनें मेरे जहन में थी, क्योंकि वो सारे सिखों को पोर्ट्रे किया जा रहा है एक टेररिस्ट के तौर पे, लेकिन जो सिख रिलीजन है, हर रिलीजन की तरह वो अमनो आतशी को ही प्रमोट करता है। उनके अंदर जो उनकी एक जपजी साहब है, एक ओंकार सतनाम करता पूरब निर्भय निर्भो अजूनी से भंग गुर प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। यानी इसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि हर पीस को प्रमोट करें, और ये सिखों की तरफ से बोला जा रहा है। जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह की लास्ट पेशन गोई दोहराई जा रही है, जब भी उन्हें आतंकवादी या टेररिस्ट करार दिया जाता है तो वो इसको चैंटिंग होती है स्लोगन की। हम 200 मिलियन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, कितने हमारे यहाँ एक्सपर्ट होंगे जो गुरमुखी जानते हों और सिखों की भाइयों की हमारी उनकी मजहबी किताबें पढ़ी हों, उनके तहजीब से वाकिफ़ हों? अब मेरा ख्याल है बहुत ही कम हो। बहुत होंगे, बहुत कम। मतलब 2 हाथों के, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं होंगे शायद। मेरा ख्याल है शायद हैं, ये इतने इतने भी हों तुम, लेकिन इतने भी हों तो बड़ी बात है, बड़ी यानी कि ये, क्योंकि हम मीडिया में बहुत कम देखते हैं ऐसे लोगों को जो जी, है। मैं अब्दुल्ला शाह आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी ज़बरदस्त, और वो जो किताब की आप बात कर रहे हैं हमें इस पर भी बात करनी चाहिए, हम आगे चल के करेंगे। और ये जो रेफरेंडम हो रहा है, सिख खालिस्तान रेफरेंडम जो है, इस पर और दूसरे करें या ना करें, लेकिन हम PTV न्यूज़ पर और हम अपने रियासत प्रोग्राम पे हम इस पर ज़रूर इसकी कवरेज कर रहे हैं। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करूँगा परमजीत सिंह पम्मा साहब का, कोऑर्डिनेटर सिख फॉर जस्टिस लंदन से थे, और अब्दुल अशाद साहब जो कि माहिर उमूर भारतीय अक़लियात हैं, बिलखुसूस सिख माशरा और तहज़ीब और मज़हब पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।